बात बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज से 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होनी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट के लिए पहले चरण में नामांकन होना है और पहले चरण की बात करें तो 19 अप्रैल को पहले चरण का वोट डाला जाना है, जिसमें 6 सीटें मध्य प्रदेश की जबकि 1 सीट छत्तीसगढ़ की शामिल है। तो इस नामांकन की प्रक्रिया को आज से आप देख सकेंगे कि सुचारू होगी पहले चरण के लिए। दरअसल कुल मिलाकर 21 राज्यों की लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाने हैं और इन लोकसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी यहां प्रासंगिकता है, क्योंकि 6 सीटों पर पहले चरण में मध्य प्रदेश में वोट डाला जाना है, जबकि 1 सीट पर छत्तीसगढ़ में मतदान होगा पहले चरण यानी 19 अप्रैल के दिन। बिल्कुल, तो ये 6 सीट कौन से हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर सीट, जिस पर पहले चरण में वोट डाले जाने हैं और उसके लिए आज से 21 राज्यों के 102 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज आप देखेंगे। कई बड़े चेहरे नामांकन दाखिल करेंगे और इसके साथ ही चुनावी बिगुल बज चुका है, क्योंकि तारीखों का ऐलान जिसका इंतजार था वो हो चुका है। पहले चरण में 1 सीट पर वोटिंग होगी, बस्तर की सीट पर वोटिंग होगी। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की हम अगर बात करें तो, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उन सीटों को भी लगातार हम दिखा रहे हैं, जिनमें कि महाकौशल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जो शामिल हैं। और ये जो पहला चरण है निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा अंशिका, चूंकि 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दोनों सीटें मिला के 7 सीटों पर पोल होगा और इसके अलावा पूरे देश भर में 21 राज्यों में 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और आज से इसकी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सीधी में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी से डॉक्टर राजेश मिश्रा नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। डॉक्टर मोहन यादव समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी के नामांकन से पहले सीएम चुनावी जनसभा करेंगे। और आपको बताते चले कि छत्रसाल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे और किन बातों का ऐलान यहां पर किया जाएगा, क्या कुछ मुद्दे यहां पर वे रखने वाले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं स्पष्ट हैं। किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव के मैदान में है, ये संभवतः अब लोगों तक पहुंच ही गई है। हालांकि यहां मंच से क्या वो बड़ी घोषणा करने वाले हैं और इस बार के चुनाव में सीधी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश मिश्रा को लोगों का वोट मिले, इसके लिए चुनावी जनसभा में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे और लोकसभा का ये रण निश्चित रूप से काफी दिलचस्प होता जाएगा अब हर एक बीतते दिन के साथ। और इस लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करना, जबकि जनता जनार्दन क्या जनादेश देती अंशिका, ये भी देखने का विषय होगा। तो वहीं आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। सूत्रों के हवाले से खबर, एमपी और छत्तीसगढ़ के बचे प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश की 18 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान किया जा सकता है। कल कांग्रेस सीईसी की बैठक निरस्त हुई थी, तो अभी ये एक बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी को लेना है और इसकी घोषणा भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जानी है कि 18 सीटों पर बची हुई किन चेहरों को उतारा जाए। ये कांग्रेस पार्टी के लिए अभी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना है। कहा यह भी जा रहा है कि 9 ऐसी सीटें हैं जहां नाम लगभग तय हो चुके हैं।
उज्जैन से महेश परमार का नाम सामने आ रहा है। विदिशा से अनुमा आचार्य का नाम सामने आ रहा है। वहीं भोपाल की बात करें तो अरुण श्रीवास्तव को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नर्मदापुरम से संजय शर्मा उम्मीदवार हो सकते हैं। जबलपुर से लखन घनघोरिया का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा रीवा से नीलम अभय मिश्रा हो सकते हैं। और इन 18 सीटों में से शहडोल लोकसभा सीट की अगर बात करें तो पुंदेलाल मार्को को यहां से कांग्रेस पार्टी भरोसा जताकर अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। सागर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो गुड्डू राजा बुंदेला पर भरोसा कांग्रेस पार्टी जता सकती है। इसके अलावा मंदसौर की बात करें तो विपिन जैन हो सकते हैं कि यहां से वो प्रत्याशी हो, क्योंकि नामों का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी और उसमें जो 18 बची हुई सीटें हैं उन पर नामों को लेकर फाइनल कर दिया जाएगा कि आज कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है। वो छत्तीसगढ़ के भी संभावित उम्मीदवारों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि जिस तरह से समय लग रहा है, जितना अधिक समय यहां पर लगेगा उतना अधिक एक मनोवैज्ञानिक दबाव कांग्रेस पार्टी पर यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और संभावित उम्मीदवार छत्तीसगढ़ से भी दिखा दे, कांकेर से बीरेश ठाकुर उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। अनिला भेड़िया हो सकती हैं संभावित उम्मीदवारों की हम आपको तस्वीर और नाम बता रहे हैं। बस्तर की अगर बात करें तो हरीश लखमा, ये पूर्व कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। प्रवासी लखमा के रेफरेंस से लगातार इनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। और सरगुजा की बात करें तो शशि सिंह को संभावित उम्मीदवारों की सूची में अब तक गिना जा रहा है, हालांकि इस पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। जयमाला सिंह रायगढ़ से उम्मीदवार हो सकते हैं। चक्रधर सिराज जो रायगढ़ से, ये संभावित उम्मीदवारों के नाम हम आपको दिखा रहे हैं। तो कहीं पर 2 कहीं पर 3 नाम अभी तक फाइनल हो चुके हैं। बिलासपुर से विष्णु यादव को भी मौका दिया जा सकता है। तो ये वो संभावित नाम हैं जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार के तौर पर शॉर्टलिस्ट करके चल रही है। तो रायपुर के सिटी सेंटर मॉल में बड़ा हादसा हो गया। तीसरी मंजिल से 1 साल का मासूम गिर गया। दरअसल उसका पिता उसे लेकर वहां पर गया था और पिता के हाथ से छूटने की वजह से मासूम तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल एस्केलेटर से दूसरी से तीसरी मंजिल पर उसके पिता उसे लेकर जा रहे थे और अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने पिता की गोद से छूटकर नीचे गिर गया। और देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेहद दुखद ये मामला, और ये रायपुर के एक मॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बच्चे की जान चली गई और ये बेहद दुखद मामला रायपुर सिटी सेंटर मॉल से सामने आया। और मिनी मुंबई इंदौर में गुजरात एटीएस की दबिश का मामला। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में यहां पर एटीएस ने दबिश दी। इंदौर पहुंची गुजरात एटीएस की टीम। खजराना इलाके के शुभ लाभ अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। दरअसल संदिग्ध आरोपी को यहां से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेता शैलेश पटेल की हत्या का यह पूरा मामला है, जिसमें गुजरात एटीएस पूरी तरह से सक्रियता दिखाते हुए पहुंची। पुलिस थाना खजराना का यह पूरा मामला, जहां इंदौर पहुंची गुजरात एटीएस और खजराना इलाके के शुभ लाभ अपार्टमेंट में जाकर संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर कोटा से है, जहां छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया और 20,000 का इनाम इस पर पुलिस ने घोषित किया है। छात्रा का सुराग देने पर यह 20,000 का इनाम मिलेगा, पुलिस का यह ऐलान है। और कोटा से शिवपुरी की छात्रा का अपहरण हुआ है, जानकारी मिली। और इसके बाद इस पूरे मामले में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी चौंका देने वाली हैं। और इस पूरे मामले में अभी पुलिस ने
इनाम भी घोषित किया हुआ है। छात्रा के अपहरण का ये पूरा मामला कोटा से पुलिस के द्वारा इनाम घोषित किया गया। इस पर पुलिस का कहना है कि छात्रा का सुराग देने वाले को 20,000 का इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस ने ये इनाम घोषित किया और अपने स्तर पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब तक इस पूरे मामले की यदि बात करें तो छात्रा का अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन कुछ तस्वीर जरूर सामने आई है जिसमें छात्रा के हाथ पांव बांधकर उसकी तस्वीर ली गई है और इसमें संभव है कि ये अपहरणकर्ताओं की तरफ से तस्वीर जारी की गई। बच्ची के हाथ और पैर बंधे हैं। तस्वीर हम साफ नहीं दिखा सकते। इस बच्ची को अगवा कर लिया गया। छात्रा राजस्थान के कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। बदमाशों ने यह तस्वीर छात्रा के माता पिता को भेजी और 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की। बच्ची के परिजन जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने टेलीफोनिक एसपी मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परेशान घर वालों ने पुलिस से शिकायत कर डाली। पिता के मुताबिक सितंबर में उन्होंने बेटी का एडमिशन विज्ञान नगर स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया था। छात्रा इंस्टीट्यूट के पास ही कमरा किराए पर लेकर रहती थी और नीट की तैयारी कर रही थी। रविवार रात को बेटी से बात भी हुई, लेकिन सोमवार को बेटी से बात की जगह एक एसएमएस आया। पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने के हमें धमकियाँ आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी, तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था। और अभी इंदौर साइड के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, इसके मुंह से ब्लड आ रहा है और बांध के रखा है। मुझे मैसेज आया 30 लाख फिरौती मांगी है। मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैसेज आया, बच्ची के फोटो आए तो मैंने तुरंत और एसडीओ साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा एसपी को, एडिशनल एसपी को और सबको बोला, 12 एसपी को और एसडीओ जी हमारे एमपी के, तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है। छात्रा के अगवा होने की खबर हैरान करने वाली है। राजस्थान की पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ घंटों बीत जाने के बावजूद खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोटा से अगवा शिवपुरी की छात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की और जल्दी से छात्रा को वापस लाने की अपील की है। क्या बीत रहा है? हाँ, कैसे हो आप? मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूँ आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी पत्नी का देखभाल करो और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है। हाँ। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां आरटीआई के दायरे में आएगी एसीबी और ईओडब्ल्यू। दरअसल ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है। आरटीआई से मुक्त अब इसे नहीं किया जा सकता। कोर्ट का इस पर आदेश आने से पहले ये टिप्पणी आई। सरकार को 3 हफ्ते में इसके संबंध में अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि अब तक एसीबी और ईओडब्ल्यू दोनों ही संस्थाएं आरटीआई के दायरे से बाहर थीं। अब जानकारी ये मिल रही है कि इसे आरटीआई के दायरे में लाया जाएगा, यानी आप एक आरटीआई दाखिल करके ईओडब्ल्यू और एसीबी के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। ये क्या किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के संबंध में भी आरटीआई लगाई जा सकेगी? स्वाभाविक है कि ये आरटीआई
केस की डिटेल्स के लिए। हालांकि इस बारे में और विस्तार पूर्वक और स्पष्ट जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला है। अब इस फैसले के खिलाफ क्या एसीबी या ईओडब्ल्यू आगे जाते हैं? क्या आरटीआई के दायरे में इन दोनों संस्थाओं का आना इन दोनों संस्थाओं की इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है? यह बड़ा सवाल है। और बढ़ते आगे, खरगोन से एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक घर में आग लगने का मामला सामने आया, जहां भीषण आग लगी एक घर में, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। घर में भीषण आग लगी और अब ऐसे में लगातार आग को बुझाने का प्रयास भी जारी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया है। लगातार कोशिश की गई कि ज़्यादा समस्या ना हो और ऐसे में आग को बुझाया गया किसी तरह। और बढ़ते आगे, जबलपुर में आपसी रंजिश में एक हत्या का मामला सामने आया, जहां दो पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौत हो गई है। एक ही बस्ती में रहते हैं आरोपी और मृतक। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश का ये पूरा मामला था, जहां दो पक्षों में चाकू चला और ये जबलपुर से पूरा घटनाक्रम सामने आया और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से खबर, जहां क्राइम ब्रांच और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और अवैध भांग की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। और बता दें कि 110 किलो सूखी हुई भांग, 20 किलो गीली भांग बरामद की गई है। शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी भी हो रही थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। ये देखिए फैक्ट्री है जहां पर पूरा प्रोसेस करके इसे तैयार किया जा रहा था। इंदौर में ही ये सब कुछ चल रहा था। हालांकि अब इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस पर लगाम लगाई जा सकी है। और ये खबर जबलपुर से, जहां गौरीशंकर बिसेन को हार्ट अटैक, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट का झटका लगा है और पूर्व मंत्री बीजेपी नेता बिसेन को झटका। और मानहानि मामले में रोक लगाने से इनकार किया गया। गौरीशंकर बिसेन की याचिका को खारिज किया गया। पन्ना सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष को चोर कहा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मानहानि का अब केस चलेगा। आपको बता दें कि राहत नहीं है गौरीशंकर बिसेन को, बल्कि उनको कोर्ट की तरफ से झटका लगा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब मानहानि का उन पर केस चलेगा। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब उन्होंने चोर कहा था और ऐसे में गौरीशंकर बिसेन की याचिका खारिज हो गई। पन्ना सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष को चोर कहा था और उसके बाद अब मानहानि का केस उन पर चलेगा। कवर्धा से खबर, जहां पार्टी फंड में गबन का मामला सामने आया। मामले में कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए भूपेश बघेल नजर आए। दरअसल भूपेश बघेल का ये कहना है कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे और उनका ये कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष से बात कीजिए, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और इन चुनावों के बीच में इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं या जो इस तरह के मामले अब तक सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए और जिन नेताओं के नाम सामने आते हैं उनसे विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और साथ ही कुछ बयान जो पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, इस संबंध में पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है। भूपेश बघेल का कहना है कि वो कुछ भी इस बारे में नहीं बोलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से आप जरूर बात कर सकते हैं। मुझे कोई नहीं, प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, जो कोष संभालते हैं उसको पूछिए। मुझे कोई जानकारी नहीं, प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, जो कोष संभालते हैं उसको पूछिए।
और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सुरेंद्र दाऊ को कांग्रेस का नोटिस, 3 दिन में जवाब देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सुरेंद्र दाऊ को एक्शन की चेतावनी दी गई है। भूपेश बघेल के खिलाफ बयानबाजी की थी, राजनांदगांव में मंच से बयानबाजी की थी और कहा कि हम किससे बोले, अगर पहले आकर मिले होते मुख्यमंत्री से तो ये नौबत नहीं आती। अब इस पर बयानबाजी को लेकर नोटिस जारी किया गया है सुरेंद्र दाऊ को कांग्रेस की तरफ से, और इसका जवाब उन्हें 3 दिन के अंदर देना होगा। बिहार के बगहा में बड़ा हादसा टला है, रेल हादसा टला। दरअसल बेपटरी होकर 2 हिस्सों में एक ट्रेन बट गई और करीब 3 बोगी रेल लाइन से उतर भी गई। गोरखपुर नरकटियागंज रेल ट्रैक पर यह हादसा हुआ। सेना को ले जा रही थी स्पेशल गाड़ी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, लेकिन अब तक ये नहीं समझ आ पाया है कि आखिर कैसे जो है डीरेल हुई। 3 बोगी पटरी से उतरी हैं। बिहार के बगहा का यह मामला, जहां एक बार फिर से जो ट्रेन है वो डीरेल हुई है। हालांकि मौके पर जो तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं, वहां उसे वापस ट्रैक पर लाने का प्रयास शुरू हो चुका था और किसी तरह की किसी क्षति, किसी नुकसान की हालांकि अब तक जानकारी नहीं मिली, जो कि एक राहत की बात कही जा सकती है। और मुंबई में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, विदेशी महिला से 10 किलो ड्रग्स यहां पर बरामद किया गया है। ट्रॉली बैग में छिपाकर ड्रग्स रखी थी महिला ने। डीआरआई ने 100 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। विदेशी महिला के पास से ये ड्रग्स जो है जब्त की गई है। आप देखिए ट्रॉली बैग के अंदर कैसे ये महिला जो है वो ड्रग्स को छिपाकर लेकर जा रही थी। लेकिन यहां पर भी मुंबई में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और ये विदेशी महिला जो कि 10 किलो ड्रग्स लेकर जा रही थी ट्रॉली बैग में छिपाकर, इसे पकड़ लिया गया है और इसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो एक बड़ी बरामदगी कही जा सकती है, एक बड़ी रिकवरी यहाँ पर कहा जा सकता है कि 100 करोड़ का ड्रग अगर कहीं से बरामद होता है और इसमें एक विदेशी महिला की संलिप्तता भी है। 10 किलो के करीब इसकी लगभग अनुमानित वजन बताया जा रहा है और 100 करोड़ रुपए का ये ड्रग्स बरामद किया गया है। और अब बात सीधी से आ रही है एक बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लालचंद आज बीजेपी में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े दिग्गज ज्वाइन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में एक बार फिर से आज कांग्रेस को झटका लगने वाला है। मुझको कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई। उपाध्यक्ष तो बहुत सारे कांग्रेस में बने, 40, 45, 50 अनगिनत है, लेकिन कोई भी ऐसी जिम्मेदारी दी नहीं गई। 5 सालों में रह के और फिर प्रदेश कार्यालय में जाएं तो हम जितनी बार जाएं उतनी बार हमें परिचय देना पड़े, तो हमको बड़ा अटपटा लगता था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।